हिमालय की तलहटी में बसा था चंद्रपुर, एक छोटा सा परंतु समृद्ध और सुंदर राज्य। यहाँ के राजा विक्रम सिंह अपनी तलवारबाजी की कला के लिए सातों समंदर पार तक मशहूर थे। उनकी तलवार की एक एक चाल ऐसी थी मानो हवा में बिजली चमक रही हो। हर सुबह वे अपने विशाल महल के बगीचे में अपनी रानी सौम्या को बुलाते, रानी के सिर पर एक लाल सेब रखवाते और अपनी चमचमाती तलवार से उस सेब को 2 हिस्सों में चीर देते। फिर गर्व भरे स्वर में पूछते, बोलो सौम्या, क्या इस धरती पर मेरे जैसा कोई और निपुण तलवारबाज है? डर और लाचारी में थरथराती रानी हर बार जवाब देती, नहीं महाराज, आपके जैसा कोई नहीं। हर सुबह ये खतरनाक खेल रानी के लिए एक यातना था। तलवार की एक छोटी सी चूक भी उसकी जिंदगी खत्म कर सकती थी। उसका दिल हर बार धड़कता, जैसे कोई उसे सीने से बाहर निकाल लेगा। फिर भी वो राजा के सामने कुछ कहने की हिम्मत न जुटा पाती। समय बीतने के साथ रानी की हालत बिगड़ती गई। उसका चेहरा मुरझा गया, आंखों की चमक गायब हो गई और वो सूख कर कांटा सी हो गई। उसकी हंसी, जो कभी महल के गलियारों में गूंजती थी, अब खामोश थी। एक दिन रानी की बड़ी बहन कावेरी अपने गांव से चंद्रपुर आई। वो एक समझदार और साहसी स्त्री थी जो अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती थी। सौम्या की हालत देखकर उसका दिल टूट गया। उसने रानी को गले लगाया और पूछा, सौम्या, ये क्या हाल बना लिया? न चेहरे पर रौनक, न आंखों में चमक। क्या बात है, बता। कोई बीमारी है, कोई दुख सता रहा है या खाने पीने की कमी है? रानी ने पहले टालने की कोशिश की। नहीं दीदी, सब कुछ तो है। महल में अन्न के भंडार भरे हैं, शुद्ध पानी की कमी नहीं। पर कावेरी ने उसका हाथ पकड़ा और आंसू भरे स्वर में बोली, सौम्या, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं, मुझसे क्या छिपाना? सच बता, क्या बात है? रानी की आंखें भर आई। वो टूट पड़ी और सिसकते हुए बोली, दीदी, हर सुबह मेरे प्राण सूख जाते हैं। महाराज मुझे बगीचे में खड़ा करते हैं, मेरे सिर पर सेब रखते हैं और अपनी तलवार से उसे चीरते हैं। हर बार लगता है ये मेरा आखिरी पल है। एक छोटी सी चूक और मेरी जिंदगी खत्म। ये डर मुझे हर पल खाए जा रहा है। ना खाना गले से उतरता है, ना नींद आती है। कावेरी स्तब्ध रह गई। ये क्या कह रही हो सौम्या? ये कब से हो रहा है? रानी ने रोते हुए कहा, ये मत पूछो कब से दीदी, ये पूछो कब नहीं हुआ। हर सुबह यही होता है और हर बार वो गर्व से पूछते हैं कि क्या उनके जैसा कोई और योद्धा है। कावेरी का गुस्सा और दुख दोनों उमड़ पड़े। उसने अपनी बहन को गले लगाया और बोली, चिंता मत कर सौम्या, कल जब वो ऐसा पूछे तो हिम्मत से कह देना, महाराज, दुनिया में निपुण योद्धा बहुत हैं, घर में नहीं तो बाहर तो हैं। जरा बाहर निकल के देखिए, आपको आपसे बड़े योद्धा मिल जाएंगे। ये कहकर कावेरी ने रानी का हौसला बढ़ाया और अपने गांव लौट गई। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ राजा ने रानी को जगाया। चलो सौम्या, समय हो गया। रानी का दिल धड़क रहा था, पर उसने मन में कावेरी की बात दोहराई और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, बस आज मुझे बचा लो। वो बगीचे में गई, सिर पर सेब रखा और आंखें बंद करके खड़ी हो गई। राजा ने अपनी तलवार निकाली, हवा में एक चमक पैदा की और सेब को 2 हिस्सों में चीर दिया। फिर गर्व से बोले, बोल सौम्या, क्या इस धरती पर मेरे जैसा कोई और योद्धा है? रानी ने गहरी सांस ली, अपनी सारी हिम्मत जुटाई और बोली, महाराज, दुनिया में निपुण योद्धा बहुत हैं, घर में नहीं तो बाहर तो हैं। जरा बाहर निकल कर देखिए, आपको आपसे बड़े योद्धा मिल जाएंगे। राजा का चेहरा लाल हो गया, उसका अहंकार ठेस पहुंचा। वो गरज कर बोला, अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं अभी जाता हूं। कुछ खाने पीने का सामान दो, मैं देखता हूं कि क्या कोई मुझसे बड़ा योद्धा है। रानी ने जल्दी से रोटी, सब्जी और पानी की मशक तैयार की। राजा अपनी तलवार और थोड़ा राशन लेकर निकल पड़ा। राजा विक्रम सिंह एक घने जंगल के पथरीले रास्ते से गुजर रहा था। चारों ओर हरे भरे पेड़, चहकते पक्षी और ठंडी हवाएं थीं। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसने देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति एक विशाल चट्टान पर बैठा आकाश की ओर एकटक देख रहा था। उसका चेहरा शांत था और आंखों में एक अनोखी चमक थी। राजा को कौतूहल हुआ। उसने ऊपर देखा, पर सिवाय नीले आसमान और सूरज की चटक किरणों के कुछ न दिखा। उसने पूछा,
बाबा, तुम ऊपर क्या देख रहे हो? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मैं तो स्वर्ग में देवताओं की सभा देख रहा हूं। वहां एक देवता अपनी तलवार से बादलों को चीर रहा है और उसकी चमक से सारा आकाश जगमगा रहा है। राजा ने फिर ऊपर देखा, पर उसे कुछ न दिखा। वो हैरान हुआ और बोला, बाबा, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। बूढ़े ने हंसते हुए कहा, यह मेरी आंखों का कमाल है राजन। बताओ तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? मैं चंद्रपुर का राजा विक्रम सिंह हूं। मैं दुनिया में मुझसे बड़ा योद्धा ढूंढने जा रहा हूं, राजा ने गर्व से कहा। बूढ़े को हंसी आई। उसने कहा, तो रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। थोड़ी देर रुको, अभी एक बादल का टुकड़ा नीचे गिरने वाला है। उसे उठाकर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कुछ ही पल में एक सफेद कपास सा टुकड़ा हवा में तैरता हुआ नीचे आया। बूढ़े ने उसे उठाया, अपनी झोली में रखा और बोला, चलो भाई, योद्धा देखने चलें। राजा का अहंकार चूर चूर हो चुका था। वो सोचने लगा, मैं तो रानी के सिर पर सेब चीरकर खुद को महान समझता था, और ये बूढ़ा स्वर्ग की सभा देख लेता है। इससे बड़ा योद्धा तो नहीं, पर इससे बड़ा ज्ञानी जरूर है। दोनों साथ साथ चल पड़े। जंगल का रास्ता खत्म हुआ और वे एक खुली घाटी में पहुंचे, जहां एक युवा कारीगर एक विशाल पेड़ के नीचे बैठा था। वो अपने धनुष पर तार चढ़ा रहा था और उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। राजा ने पूछा, क्यों भाई, क्या कर रहे हो? कारीगर बोला, मैं अपने गुरु का इंतजार कर रहा हूं। मैंने 100 कोस दूर एक पेड़ पर तीर मारा है। मेरा गुरु उसे लेने गया है। राजा के पैर तले जमीन खिसक गई। 100 कोस? इतनी दूर तक तीर? उसने अविश्वास में पूछा। कारीगर हंसा, हां, और मेरा गुरु उसे लेने गया है। वो 1 घंटे में लौट आएगा। थोड़ी देर में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जिसके कदम थोड़े लचकदार थे, तेजी से दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक चमकदार तीर था। उसने तीर कारीगर को सौंपा और बोला, लो, तुम्हारा तीर पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर लगा था। राजा का मुंह खुला रह गया। वो सोचने लगा, मैं तो एक सेब को चीरकर शेख ही बघारता था, और यहां लोग 100 कोस तक तीर मारते और लाते हैं। ये तो मुझसे कहीं बड़ा कौशल है। कारीगर ने पूछा, आप लोग कहां जा रहे हैं? बूढ़े ने जवाब दिया, हम योद्धा देखने जा रहे हैं। कारीगर ने अपने गुरु की ओर देखा और बोला, तो हम भी चलते हैं। मैं भी देखना चाहता हूं कि दुनिया में और कौन कौन से योद्धा हैं। और इस तरह चारों, राजा, बूढ़ा, कारीगर और उसका गुरु एक साथ चल पड़े। चलते चलते वो एक हरे भरे गांव में पहुंचे, जहां एक नदी के किनारे रंग बिरंगे झंडे और मेला लगा था। पता चला कि यहां राजकुमारी अंघा का स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर की शर्त यह थी कि जो व्यक्ति चांदनी नदी के उस पार 40 कोस दूर एक जादुई कमल का फूल लाएगा और वो भी सूर्यास्त से पहले, उसी से राजकुमारी का विवाह होगा। लेकिन समय केवल 1.5 घंटे का था। चारों ने आपस में सलाह की। बूढ़ा बोला, मेरी आंखें स्वर्ग तक देख सकती हैं, पर मेरे पैर इतनी दूर नहीं जा सकते। कारीगर बोला, मैं तीर तो 100 कोस तक मार सकता हूं, पर फूल लाने की गति मुझ में नहीं। तब अधेड़ व्यक्ति, जिसके कदम लचकदार थे, बोला, मैं ये शर्त पूरी कर सकता हूं, मेरे पैरों में वो गति है। सबने उसका हौसला बढ़ाया और वो चांदनी नदी की ओर दौड़ा। अधेड़ व्यक्ति अपनी अद्भुत गति से चांदनी नदी के उस पार जादुई कमल के पेड़ तक पहुंचा। उसने एक सुंदर चमकदार कमल तोड़ा और अपनी झोली में रख लिया। फिर उसने सोचा, अभी समय है, थोड़ा सुस्ता लेता हूं। वो पेड़ की छांव में लेट गया और ठंडी हवा के झोंकों ने उसे नींद सुला दी। उधर स्वयंवर का समय खत्म होने को था। बूढ़े ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और चिल्लाया, अरे, वो तो पेड़ के नीचे सो गया है और एक विशाल भालू उसकी ओर बढ़ रहा है। कारीगर ने तुरंत अपना धनुष उठाया और बोला, बूढ़े बाबा, तुम मेरे तीर का निशाना भालू के सीने पर लगाओ। बूढ़े ने अपनी आंखों से निशाना साधा और जोर से हुँ की आवाज निकाली। कारीगर ने तीर छोड़ा, जो हवा को चीरता हुआ सीधे भालू के सीने में जाकर लगा। भालू एक चीख के साथ ढेर हो गया। आवाज सुनकर अधेड़ व्यक्ति हड़बड़ाकर जागा। उसने मरे हुए भालू को देखा। कारीगर का तीर उसमें धंसा हुआ था। वह समझ गया कि उसके दोस्तों ने उसकी जान बचाई। उसने कमल उठाया और अपनी पूरी ताकत से नगर की ओर दौड़ा। समय रहते वो स्वयंवर स्थल पर पहुंचा और जादुई कमल राजकुमारी को सौंप दिया। स्वयंवर की शर्त पूरी हो चुकी थी।
पर अब सवाल उठा कि राजकुमारी का असली हकदार कौन है। राजा विक्रम सिंह ने कहा, यह सब मेरी यात्रा से शुरू हुआ। अगर मैं योद्धा ढूंढने ना निकलता तो ये मौका ना आता, पर मैं पहले से विवाहित हूं, इसलिए मैं इस स्वयंवर में हिस्सा नहीं ले सकता। बूढ़ा बोला, मैं तो स्वर्ग की सभा देखने में खुश हूं। मेरे लिए ये सब अब बीता हुआ है। मैं केवल अपने आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहता हूं। कारीगर ने अपने गुरु की ओर देखा और बोला, गुरुजी, आपने ही कमल लाया, आपने शर्त पूरी की, राजकुमारी पर आपका हक है। अधेड़ व्यक्ति ने कहा, पर यह सबके बिना संभव न होता। बूढ़े बाबा ने भालू को देखा और तुमने तीर मारकर मेरी जान बचाई। यह हम सबकी जीत है। लंबी चर्चा के बाद सबने सहमति जताई कि अधेड़ व्यक्ति ने ही शर्त पूरी की, इसलिए राजकुमारी का विवाह उसी से होना चाहिए। एक भव्य समारोह में राजकुमारी अंघा का विवाह